जड़त्वाघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आज हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को देखेंगे, समझेंगे। तो इसकी डिफिनेशन है, किसी समतल पटल का, लंब अक्ष प्रमेय का ये डिफिनेशन है, किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। तो पहली चीज है तो हम ये जाने समतल पटल है क्या, है ना। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन लैमिना। तो लैमिना मीन्स होता है कि एक ऐसी पतली प्लेट जिसकी मोटाई लगभग शून्य हो, ठीक, एकदम उसकी थिकनेस बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, मोटाई बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। एक बहुत बारीक, बहुत पतली सी प्लेट हमें लेनी है, इस तभी हम लंब अक्ष प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत पतली प्लेट पर काम करती है ये प्रमेय। तो समतल पटल का मीन्स क्या हुआ, प्लेन लैमिना, बहुत पतली सी प्लेट जिसकी थिकनेस बिल्कुल जीरो हो। तो उस पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। मीन्स इसमें कितने लंब अक्ष हो गए, एक लंबवत अक्ष हो गया कहां पे, समतल पटल के तल के लंबवत हो गया एक अक्ष, और दो अक्ष हो गए उसी तल में स्थित दो अक्ष हो गए, मतलब कुल मिला के तीन अक्ष हो गए। तो अपन क्या करेंगे, एक समतल पटल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक समतल पटल, कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इस समतल पटल पर दो अक्ष कैसे हैं, दो अक्ष इस समतल पटल पर लंबवत है ना। मान लेते हैं ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया ऐसे वाई एक्सिस। दो अक्ष ये कहां पर स्थित है, दो लंबवत अक्ष ये स्थित हैं उसी तल में, मीन्स उसी प्लेन पर स्थित हैं। जैसे एक पतली प्लेट हमने ले ली तो उसी प्लेट पर दो अक्ष कैसे हैं, ये मान लेते हैं पतली प्लेट है, उसी प्लेट पर दो अक्ष परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जो तीसरा अक्ष है वह अक्ष कहां पे है, समतल पटल के तल के लंबवत है। वह अक्ष बिल्कुल ऐसे, मतलब उस पतली प्लेट को पार करता हुआ उसके केंद्र बिंदु से ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ऊपर भी ऐसे नीचे भी, जिसके अराउंड वह घूम सके ऐसे, तो उसको अपन घूर्णन अक्ष भी मान सकते हैं, ठीक है। तो समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो दो लंबवत अक्ष हो गए उसी तल में स्थित, और एक लंबवत अक्ष हो जाएगा उस तल के लंबवत। उस तल के लंबवत मीन्स मान लेते हैं ये है जेड अक्ष, जो कि उस तल के लंबवत है, बिल्कुल उस तल से ऐसे है ऊपर की ओर लंबवत, और दो बाकी कैसे हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है, ठीक है। दोनों उसी तल में लंबवत हैं और एक उस तल के लंबवत है, ठीक। तो डेफिनेशन वैसे कठिन तो नहीं है, किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। और हमने मान लिया कि ये जो दो अक्ष हैं, ये जो दो लंबवत अक्ष हैं उस तल में वह है एक्स और वाई, ठीक है, जो उसी तल में स्थित हैं दो अक्ष एक्स और वाई हैं, और उस तल के लंबवत जो अक्ष है वह है जेड अक्ष, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई जेड, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया कि तल के लंबवत है, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई एक्स अक्ष के परितः तो आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक। ये चीज हमको लाना है, ये चीज हमको लाना है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप हमने लिख दिया, आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो डिफिनेशन कन्फर्म हुई, कोई समतल पटल है, एक प्लेन है जिसकी मोटाई बिल्कुल शून्य है, उस प्लेट पर दो अक्ष बिल्कुल उस प्लेट के लंबवत, उस प्लेट पर ही लंबवत हैं, दो अक्ष प्लेट पर स्थित हैं उसी तल में और लंबवत हैं, और जो तीसरा अक्ष है वह उस तल के लंबवत है, और उस तल के लंबवत जो अक्ष है वह उस अक्ष का जड़त्व आघूर्ण जो होगा बाकी दो अक्षों के जो कि उस तल में स्थित हैं उनके जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा, ठीक। जहां पे आई एक्स क्या है, पर लिख सकते हैं आई एक्स इक्वल है आई एक्स एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, या आई लिख दो, है ना, एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। इसी तरह आई वाई क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, आई जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है,
इस समतल पटल का जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है, ठीक है, एक्स अक्ष के परितः भी, वाई अक्ष के परितः भी और जेड अक्ष के परितः भी, ठीक है। बात इतनी समझ आई। अब चलें इसको सॉल्व करें, इसके लिए अपन प्रूफ देते हैं, ठीक। तो इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक, इसको मिटा देते हैं अपन। इस चीज को अपन को प्रूफ करना है। तो जैसे कि यहां पे पटल बना हुआ है, तो इस पटल को हम असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। कोई समतल पटल है, पतली सी प्लेट है ना, उसमें बहुत सारे कण हो सकते हैं। तो मान लेते हैं एक छोटा सा कण P है, एक छोटा सा कण P है जिसका मॉस है स्मॉल m, ठीक है। हमने मान लिया कि इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो बताओ इस कण P की x अक्ष से दूरी कितनी होगी और इस कण P की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो कण P की x अक्ष से दूरी देखो, x से दूरी देखो, तो x से अपन दूरी देखेंगे इस कण P की, तो x से किसके पैरेलल जा रहे हैं अपन, किसके पैरेलल जा रहे हैं, y अक्ष के पैरेलल, है ना। तो ये हो जाएगा y, ये डिस्टेंस y हो जाएगा। और y से देखें तो अपन किसके समांतर जा रहे हैं, x के समांतर जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x स्मॉल में, ठीक है। मतलब इस बिंदु का अपन निर्देशांक बनाना चाहें P का, तो इसका निर्देशांक बन जाएगा x, y, ठीक है। मतलब x अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष के पैरेलल, y अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष के पैरेलल, तो x, तो ये दूरी हो गई। तो x अक्ष से इस तरह हम लिख सकते हैं कि इस समतल पटल को हम कई कणों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। माना कि एक कण P है जिसकी x अक्ष से दूरी y है तथा y अक्ष से दूरी z है, जिसकी x अक्ष से दूरी y है, y अक्ष से दूरी x है तथा z अक्ष से दूरी, अब z अक्ष कैसा है, z अक्ष बिल्कुल लंबवत है, तो हमको कैसी दूरी चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए, है ना। हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। और हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हम r लेते हैं, है ना। तो z अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी z अक्ष से दूरी हो गई r, ठीक। अब ये x है तो इसको भी x ले सकते हैं, x y r हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे, कितना लिख लोगे ना, ठीक है, कि माना समतल पटल को हम कई कणों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मान लेते हैं कण P है जिसकी x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी x तथा z अक्ष से दूरी r है, ठीक है। तब x अक्ष के परितः इस कण का जड़त्वाघूर्ण, ठीक। देखो हमको निकालना क्या है, पूरे पटल का जड़त्वाघूर्ण निकालना है ना। तो पूरे पटल का निकाल करके हम पहले किसका निकालेंगे, कण का। तो चलो लिखो x अक्ष के परितः, x अक्ष के परितः, ठीक, तीनों अक्ष के परितः हमें निकालने हैं। x अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण, कण P का जड़त्वाघूर्ण। अब जड़त्वाघूर्ण को हम क्या लिखते हैं, m r स्क्वायर, ठीक है। जड़त्वाघूर्ण I को हम क्या लिखते हैं, m r स्क्वायर। r कहाँ, r जहां पे क्या है, दूरी है। तो x अक्ष से कण P की दूरी कितनी है, x अक्ष से कण P की दूरी y है, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, y, मतलब m y स्क्वायर, ठीक है। x अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण हुआ। अब जब हमने कण का निकाल लिया, ठीक, जब हमने कण का निकाल लिया तो छोटे छोटे कण मिलकर के क्या बन जाएंगे, पूरा पटल बन जाएगा। और पूरे पटल का यदि हम जड़त्वाघूर्ण निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा हमको, या तो समाकलन या समेशन करना पड़ेगा। तो x अक्ष के परितः फिर से लिखे देते हैं, कण P का नहीं, अब पूरे पटल का, है ना, या संपूर्ण पटल का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, समेशन my स्क्वायर, ठीक है। समेशन कर देंगे क्योंकि ये कण P है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m1 है, फिर m2 आएगा, फिर m3 आएगा, फिर m4 आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 स्क्वायर, ऐसे करके समेशन में पहुंच जाएगा ये, है ना। क्योंकि जितने भी कण हैं प्रत्येक कण की दूरी अलग अलग है ना, तो अपन समेशन कर देते हैं, समेशन my स्क्वायर, ठीक है। पुनः कण P का अब किसके अबाउट देखेंगे, y अक्ष के अबाउट। तो y अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा बताओ, y अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण, y अक्ष से डिस्टेंस देखेंगे, y अक्ष से दूरी कितनी है, x है, तो क्या हो जाएगा mx स्क्वायर, ठीक है। y अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण mx स्क्वायर। अब जब हमने कण का निकाल लिया तो किसका निकाल लेंगे, y अक्ष के परितः
संपूर्ण पटल का, ठीक है, मतलब उस पटल पर जितने भी कण हैं पूरे पटल का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर। पुनः जेड अक्ष की परिता देखेंगे, है ना, तो पुनः जेड अक्ष की परितः, जेड अक्ष की परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण, कण P का जड़त्वाघूर्ण इक्वल, अब जेड अक्ष से दूरी कितनी है कण की, r है, तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो जेड अक्ष के परितः किसका निकाल देंगे, पूरे पटल का, संपूर्ण पटल का, संपूर्ण पटल का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, समेशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हमने निकाल ली। ठीक, अब इसमें देखें हम, अब इसको इक्वेशन दे दो समेशन वाले को, समेशन वाले को हमने इक्वेशन 1 दिया, इसको हमने 2 दिया, सॉरी है ना, इसको हमने 2 दिया, इसको हमने दिया 3। अब संपूर्ण पटल का एक्स अक्ष की परितः, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई एक्स। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष की परितः जड़त्वाघूर्ण, ठीक है ना, एक्स अक्ष की परितः जड़त्वाघूर्ण, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई अक्ष की परितः जड़त्वाघूर्ण आई वाई, इसको जेड अक्ष की परितः मीन्स आई जेड। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ आई। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे देखें तो एक हमको क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इसको हमने नाम दे दिया, इसको O, इसको M, इसको N। ठीक, तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, ठीक, तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना अपन को, ये वाला OPM, क्या है, ये डिस्टेंस x है, ये r है, ये है y। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग समकोण के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग मीन्स r का वर्ग, तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, PMO में, PMO में कर्ण का वर्ग मीन्स x का वर्ग इक्वल टू, सॉरी x का वर्ग, कर्ण का वर्ग r है, तो r का वर्ग इक्वल आधार का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें इसको, यदि हम दोनों पक्षों में m का गुणा करा दें, देखो r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके साथ क्या करा सकते हैं, m का गुणा करा सकते हैं, दोनों पक्षों में m का गुणा करा दो, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इक्वल एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, इसमें दोनों पदों में जाएगा ना। ठीक है, दोनों स्टेप पे m का m मल्टीपल होगा, एक्स स्क्वायर के साथ भी और वाई स्क्वायर के साथ भी। अब क्या करते हैं, दोनों का समेशन ले लो, दोनों पक्षों में समेशन ले लो, संपूर्ण पिंड के लिए लेते हैं, है ना, तो दोनों पक्षों का अपन समेशन ले सकते हैं, अपन दोनों पक्षों में कुछ भी करा सकते हैं, हमको इतना पता है, समेशन एम एक्स स्क्वायर, लेकिन जो राइट हैंड साइड करेंगे वो वो लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। ठीक है, अब समेशन एम आर स्क्वायर क्या है, आई जेड है, आई जेड है, इक्वल समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या है, एम एक्स स्क्वायर है आई वाई प्लस ये है आई एक्स, है ना, इसको रीअरेंज कर लो, तो आई जेड इक्वल हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, यही है लंब अक्ष प्रमेय। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बात समझ आई ना। ठीक है, तो ये था लंब